हाँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। इतना मतलब पढ़ने के बाद भी मैं क्वेश्चन गलत करता हूँ। उतना मतलब आपको कंपैटिबिलिटी नहीं फ़ील होगी, आपको यही लगेगा कि वो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता। सब क्या करेंगे ना, मतलब हर 2-3 दिन बाद ना एक नया-नया टाइम टेबल बनाएँगे। तो आपको अभी से सोच के रखना है, क्या आपका आगे स्ट्रेटजी होने वाली है, आप उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे। हेलो गाइस, तो आज एलएन मेजर टेस्ट नंबर 6 था और ये चौथा फुल सिलेबस था एलएन का। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं हर संडे टेस्ट आ रहा है। तो पिछले टेस्ट के मुकाबले इस बार की अगर हम फिज़िक्स देखें ना, तो उतनी लेंदी नहीं थी। लाइक ओवरऑल पेपर अगर देखें थोड़ा बैलेंस साइड में था। हम कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा केमिस्ट्री को पिछली बार से टफ़ कर दिया गया था। आप लोगों में काफ़ी को नहीं लगी हो, बट मेरे को थोड़ा लगी केमिस्ट्री टफ़। और बाकी अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो मेरे को पिछली बार से थोड़ा ईज़ी लगी। बाकी अगर मैं बताऊँ कि इस पूरे हफ़्ते मेरी कैसी प्रिपरेशन थी, तो मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, बट हाँ, उतना मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था। लाइक अगर मैं देखूँ ना कि मैं बहुत रीसेंट जो चीज़ पढ़ा हूँ, उसके तक मैं क्वेश्चन गलत किया हूँ। ऐसा नहीं मैंने बीच में टेस्ट नहीं दिए, मैंने बीच में 2-3 टेस्ट दिए और आकाश का एफटीएस भी दिया। और मैं रेगुलर बायो रिवाइज़ कर ही रहा था, बस लास्ट के 3 दिन में मैंने बायो टच ही नहीं करी। और वहीं मैं फिज़िक्स के पीवाईक्यूज़ कर रहा था 12th की। मतलब 11th वाले पार्ट के मैंने आधे चैप्टर्स के पीवाईक्यू, आधे से ज़्यादा चैप्टर्स पीवाईक्यू कर लिए थे पिछले वाले टेस्ट से पहले, और इस वाले टेस्ट में 12th वाले पार्ट के पीवाईक्यूज़ कर रहा था। और साथ ही साथ मैं ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लिया। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 3 दिन लगे, मैंने पूरी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। ऑल्दो मैंने पहले करी हुई थी, बट मैं उतना फ्रीक्वेंट उसको रिवाइज़ नहीं करता था। अब जैसे देखा जाए ना, कि मैंने देखा कि अगर ऑर्गेनिक को इनको टफ बनाना होगा, तो ये फॉर श्योर हमें इस एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देंगे। और एनसीईआरटी पढ़ने पर ना एक से एक एजर्शन रीजन हमें मिलते हैं। मतलब अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने हुए ना, तो बहुत अच्छे मतलब मिल सकते हैं। मैंने सोचा मैं बहुत टाइम से एनसीईआरटी नहीं किया। और वहीं एफटीएस में अगर देखा जाए आकाश के, उनने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक ही एनसीईआरटी से दी थी, और उधर मेरे क्वेश्चन भी गलत हुए थे एनसीईआरटी वाले। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एनसीईआरटी कर लेता हूँ। तो अगर मैं बताऊँ कि मेरे इस टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं, तो मेरे इस टेस्ट में मार्क्स 551 आए, जिसमें मेरे 318 आए हैं बायो में, 122 केमिस्ट्री में और 111 फिज़िक्स में। अब इसमें अगर मैं देखा जाए ना, केमिस्ट्री के मेरे मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने पहले थे। फिज़िक्स के थोड़ा बढ़े हैं, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन भी ऐसे आए थे। मतलब हम कह सकते हैं ना, पिछली बार जैसा पेपर नहीं था फिज़िक्स का, इसलिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए ना, तो मेरे को ऐसी कोई खास प्रोग्रेस दिखी नहीं है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि पढ़ते रहते हैं, बट रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मतलब समझ नहीं आता कि हम प्रोग्रेस कर कहाँ से रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब जो भी इसका रिज़ल्ट होता है ना, वो इतना जल्दी कभी नहीं दिखता है। मतलब हाँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। इतना मतलब पढ़ने के बाद भी मैं क्वेश्चन गलत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो ना, लास्ट ईयर मेरी 12th वाली फ़िज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब मैंने जहाँ जहाँ से मेरे क्वेश्चन मिल सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। मतलब कहते हैं ना, जितना मेरे को रिक्वायर्ड नहीं था, उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस मेरे को आते थे 12th की फ़िज़िक्स से। और वहीं इस बार देखा जाए ना, तो ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लास्ट ईयर करी, और इस साल जस्ट अपोजिट है मेरी सिचुएशन फिज़िक्स में क्लास 12th की। मतलब मैंने इस बार ना ज़्यादा ध्यान शुरू से ही 11th वाली फ़िज़िक्स में दिया। इस कारण से मैं मतलब ना 12th को रिवाइज़ कर पाया उतने अच्छे से, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी थी, जो भी मेरी प्रैक्टिस थी, बहुत मतलब मुश्किल हो रही मेरे को 12th की फ़िज़िक्स के लिए। तो अब वही मेरे को वापस से वर्क करना पड़ेगा। अब कहने को ना, गिन के 40 दिन ही बचे हैं, हम 45 भी नहीं कह सकते हैं। 40 दिन बचे हैं, इतने में ही करना है जो करना है। और इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमें डेली फिज़िक्स के फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करते रहना है। लाइक अगर जिनने एक बार चैप्टर नहीं पढ़ा है, नोट से काफ़ी टाइम्स छोड़ दिया है, वो अपना एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ें। उस चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके पीवाईक्यूज़ लगाने के बाद ना, चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज़ करें। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको याद आएंगी एग्जाम में। भूलते क्या है, फॉर्मूला भूलता है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ऑर्गेनिक इतना मतलब वास्ट है, इसका रिवीजन कैसे करना है। तो मैंने अपने रिसेंट वीडियोस में बताया था, ऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए हमें एक टैबुलेटेड शीट बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि मैं ये शीट बनाऊंगा अपने रिवीजन के लिए भी, और अगर आप सबको चाहिए तो मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगा। अगर आप सबको ये चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वाली शीट चाहिए कि नहीं। इसमें बेसिकली होगा क्या ना, कि इसमें सारे रिएक्शंस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रहेंगे। एक कॉलम रहेगा वो खाली रहे, जिसमें हमें प्रोडक्ट अपने से सोचना है, या फिर मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन हुई तो उधर अलग अलग कॉलम्स रहेंगे। और एक अलग से कॉलम रहेगा ना, जिसमें हमें मतलब सोचना है कि कौन सा मैकेनिज़्म यहाँ फॉलो हो रहा है इस प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए, या जो भी एक्स्ट्रा स्पीसीज़ है, कि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें ये बन रहा है, इस एक्टिव स्पीसीज़ ये हैं, जो भी इसका थ्योरी वाला पार्ट है। ये वाली सीट बेसिकली खाली ही रहेगी। इसके आप मल्टीपल कॉपीज़ निकलवा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, कि एक रफ़ ले लूँगा और उसी में मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट है वो लिखता हूँ। तो एवरी टाइम मेरे को मल्टीपल शीट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ना, एक सबसे
सबसे मतलब मेजर गलती काफ़ी लोग करते हैं कि अपने नोट्स को छोड़ देते हैं। लाइक आपने क्लास ली, आपने लेक्चर लिया और उसके नोट्स बनाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रिप आपको अपने नोट्स पर होगी। अगर आप अपने नोट्स से किसी और रिसोर्स पर जंप कर रहे हैं, किसी भी एक्स वाई जेड आप रिसोर्स पर जंप कर रहे हैं ना, तो उतना मतलब आपको कंपैटिबिलिटी नहीं फील होगी। आपको यही लगेगा कि वो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है। जो है आपको मल्टीपल टाइम्स अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स अगर बनाएं उन्हें रिवाइज करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है फॉर्मूला। उसके बाद बायो में आप जितना एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं ना उतना करिए। अब रीड करने का मतलब एवरी टाइम ये नहीं है आप चैप्टर के शुरू से रीड करेंगे। मतलब अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रीड कर लिया, लाइक आप 5-6 बार आप रीड कर चुके हैं बायो की एनसीईआरटी, तो यहाँ से आपका रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होना चाहिए। मतलब आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो कोई भी रैंडम टेस्ट का बायो वाला पार्ट करिए, वहाँ से करिए, और जो भी गलती हो रही है पर्टिकुलर वो पैरा पढ़िए। इसके लिए आपको एवरी टाइम शुरू से नहीं पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो आप पीछे से पढ़ना, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चालू करिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती सब करते हैं ना, अब जैसे टाइम धीरे धीरे जा रहा है और बहुत पास आ गया नीट, तो सब क्या करेंगे ना, मतलब हर 2-3 दिन बाद ना एक नया नया टाइम टेबल बनाएंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि अब यहाँ से जैसे टाइम जाते जाएगा ना, वैसे हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाएंगी। लाइक हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, 2 दिन बाद फिर हम सोचेंगे एक नई मतलब फ्रेश स्टार्ट करते हैं और एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, तो एट लास्ट तक हम सिर्फ टाइम टेबल बनाते रह जाएंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आवर्स तक आपकी सीटिंग होनी चाहिए, इतनी कि आप सारे सब्जेक्ट के सारे पार्ट को आप टाइम दे सकें। लाइक आप कोई बायो की एक यूनिट पिक किए, सपोज आपने ह्यूमन फिजियो पिक करी, तो अब आपको डेली ह्यूमन फिजियो को कंप्लीट करना। लाइक आप एक दिन लिए, अपने 2 घंटे बायो के दिए, कल 2 घंटे दिए आपने, तो 2 दिन में आपने ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करी, और साथ ही साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू बायो के लिए, या बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको प्रीफर करूँगा आप टेस्ट दीजिए। इसके बाद आपने फिजिक्स की एक यूनिट पिक करी, लेट सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट पिक करी। आज आपने इलेक्ट्रोस्टैट वाले पूरे नोट्स कंप्लीट किए, कल उसके आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप कल ही दूसरा चैप्टर उस यूनिट का चालू कर देंगे। ऐसे करते करते आपको कंटिन्यू करना है इसी प्रोसेस को। सेम गोज़ टू केमिस्ट्री, इसमें भी आपको तीनों पार्ट को टाइम देना है। लेट सपोज आपको एक पार्ट पढ़ना है और 2 पार्ट रिवाइज करना है, तो रिवीजन वाले में आप 1-1 घंटे दे सकते हैं दोनों को, एक से ज़्यादा, और जो भी पार्ट पढ़ना है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे। लेट सपोज कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दूंगा, 2 या 3 घंटे दूंगा। ऐसे करके हमको दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, लेट सपोज जो 50% के भी बिलो हैं अभी सिलेबस में, उनका सबसे पहला टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिए। अगर वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे या सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद ही, और सिलेबस कंप्लीट करने का हम कह सकते हैं 70-80% सिलेबस के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको मतलब फ़ायदा होगा टेस्ट देने का। और बाकी काफ़ी लोग अभी भी गलती कर रहे हैं ना कि टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मतलब जिनने मेरा टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो और उसके पहले वाले वीडियोज़ देखे हैं उन्हें पता है। बाकी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ वो वाले वीडियो जाके देखें, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो कुछ टॉपिक आप देख रहे होंगे जो हमारे मेजर्स में आ रहे हैं और फ्रिक्वेंटली उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है ना, कि जो भी टॉपिक ये फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, या जितने भी आपको ये टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, इस टॉपिक को और इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो भी टेस्ट में आ रहे हैं। ऑल्दो उन क्वेश्चंस का लेवल नीचे ही रहेगा, बट आपको कैसे भी टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों को लगता है ना कि मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ये सारे करने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल जाएंगे, स्टिल आपको करना एक बार कर सकते हैं। और रही बात जेई मेंस की, तो जेई मेंस के मैं खुद से उठा के तो पीवाईक्यूज नहीं किया हूँ, बट जो एमआर सर की उत्थान सीरीज़ है उसमें उनने जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करवाए हैं, उसके मैंने पीवाईक्यूज कर रखे हैं। तो अगर आपको जेई मेंस के करने हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसी सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लीजिए। और अभी इस टाइम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए पूरे मतलब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडीज़। इसके अलावा कहीं कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है उसके रिवीजन का भी इंतजाम करते जाना है साथ साथ। लेट सपोज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अभी से सोच के रखना है क्या आपका आगे स्ट्रेटजी होने वाली है, आप उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे। बाकी किसी को अगर शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहा है नहीं, तो आप मेड ईजी की तरफ देख सकते हैं फिजिक्स की।
मतलब जितना मैंने पढ़ा है मेडीजी मेरे को काफ़ी सही लगी अगर शॉर्ट नोट्स देखा जाए तो। वैसे तो वो शॉर्ट नोट्स से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि शॉर्ट नोट्स 2 पेज में आ जाते हैं, बट मेडीजी में काफ़ी ज़्यादा है। स्टिल आपके बहुत बड़े और बल्कि नोट्स रिवाइज़ करने के बाद कम टाइम में या टेस्ट के पहले रिवीजन के लिए मेडीजी अच्छी है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।